हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो द हिंदू से लिया गया है। इंडिया जॉब क्राइसिस द मैक्रो इकोनॉमिक रीज़न। जो जॉबलेस ग्रोथ है उसके रीजंस क्या हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगले सेशन में आपके डाउट को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, द चेंजिंग इंडियन विलेज। इसमें 2 ऐसे विलेज हैं जिनकी स्टडी की जा रही है 1900 से लेकर 2019 तक। जो रीसेंट स्टडीज़ हुई है उसकी फाइंडिंग्स आई है। इसको आप डायरेक्टली ऐसे में यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर स्मार्ट विलेज से रिलेटेड ऐसे आता है तो आप लोग आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज़ फाइंडिंग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपीज़ में। अगर आपको आर्टिकल समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आज जो है क्रिसमस है, आप सभी को मेरे तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ जॉब क्राइसिस द मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो किसके ऊपर आया है? जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर आया है और जॉबलेस ग्रोथ के मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस के बारे में बातचीत की गई है। कई सारे टेक्निकल टर्म्स हम इसमें यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल GDP के बारे में बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्टिविटीज़ ऑफ लेबर के बारे में बात करेंगे। सो कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आपके प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट हम इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे, समझेंगे आर्टिकल को। थोड़ा सा आर्टिकल टिपिकल है, मैं कोशिश करूँगा जितना सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझा सकता हूँ मैं आपको समझाऊँ। आर्टिकल शुरू करते हैं। अगर हम देखें पिछले 2 दशकों का डेटा तो इंडिया की जो ग्रोथ है, स्पेशली यूपीए टाइम, यूपीए 1 के समय में 2004 से 2007 का जो पीरियड था वो गोल्डन एरा था इंडिया की ग्रोथ रेट वाला। 9% तक के जीडीपी पहुंच चुकी थी। डबल डिजिट में जीडीपी नहीं गई है लेकिन 9% के आसपास जीडीपी रही है। अगर आप यूपीए की काल की बात करें 2004 से 14 के बीच में तो लगभग 6.8 से 7% जीडीपी ऑन एन एवरेज रही है। और एनडीए की बात करेंगे तो जीडीपी एनडीए के शुरू के 2 सालों में 7% 8% के आसपास थी। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद से जीडीपी लगातार गिर रही थी। फिर कोविड आ गया और जीडीपी नेगेटिव में चली गई और जीडीपी बढ़ के नीचे आके और अब दोबारा से इंक्रीज़ हो रही है। इन 2 क्वार्टर की बात करेंगे तो 7.6 और 7.8 ये 2 क्वार्टर में हमारी जीडीपी देखने को मिल रही है। तो जीडीपी क्या कर रही है? बाउंस बैक कर रही है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है पिछले 2 डिकेड्स में, वो क्या है? जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ना बढ़ने के कारण इस 2 पर्टिकुलर डिकेड की जो ग्रोथ है उसे क्या कहा गया है? जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जॉब्स इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अभी भी बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जीडीपी के साथ कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक, अगर आपकी ग्रोथ बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट कितना % बढ़ा उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। ये टर्म्स आपके लिए प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में और इसकी डेफिनेशन भी गूगल सर्च करके लिख सकते हो, है ना। एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर ही दिया है। तो ये 2 डिकेड में इंडिया की जो ग्रोथ रही है वो जॉबलेस ग्रोथ रही है। अब ये जो जॉबलेस ग्रोथ है इसमें हम कौन से जॉब की बात कर रहे हैं इसे समझने की ज़रूरत है और उसको समझने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं इसे समझते हैं। सबसे पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल आप लोग बताइए। आप लोगों ने शॉप खोल ली, दुकान चला ली, ठीक है, दुकान आपने कैफ़े खोल लिया या फिर आप किराने की शॉप भी खोल सकते हैं। इसमें जो लेबर सप्लाई होगा और लेबर डिमांड होगी दोनों इक्वल होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि आपने शॉप खोली, कैफ़े में आप अकेले ही काम कर रहे हैं तो क्या होगा? आप अकेले ही काम करेंगे तो जो भी प्रॉफिट बनेगा वो आपको मिलेगा और इसी से आपकी लाइवलीहुड चल रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक और बेस्ट एग्जांपल है एग्रीकल्चर। इंडिया में अगर आप देखें
तो 50% जो लेबर फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, वो किस में एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में। 2019 में जो डेटा था एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों का, वो 43 to 44% पहुंच गया था। ठीक है, काफ़ी कम हो गया था जो लेबर एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। लेकिन कोविड के बाद से अगर आप रीसेंट डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 48-49% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट किस फील्ड में है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ में है। नेक्स्ट बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? वेज एम्प्लॉयमेंट। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है वेज। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को हायर करता है टू अर्न प्रॉफिट। आउटपुट, ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इसे बेच करके जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रॉफिट कमाता है और इन एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करता है। इसे हम क्या कहते हैं? वेज एम्प्लॉयमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है मनरेगा। मनरेगा क्या है? वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आप काम करो, अपना लेबर दो और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा कैश में। ठीक, कैश या फिर आपके बैंक अकाउंट में, जो भी आप बोल लें। ठीक, अब बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट की। वेज एम्प्लॉयमेंट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है वेज लेबर और दूसरा है जॉब्स। वेज लेबर में डेली लेबर भी इंक्लूड होते हैं, फॉर्मल जॉब्स भी इंक्लूड होती है और इनफॉर्मल जॉब्स भी इंक्लूड होती है। इसका मतलब कॉरपोरेट जॉब भी वेज लेबर में आएगी और फॉर्मल सेक्टर, रेगुलर सेक्टर, जितने भी रेगुलर सैलरीड क्लास वाली जॉब है वो सारी वेज लेबर में आएगी। अगर आप अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हो और आपको कुछ सैलरी मिल रही है तो आप वेज लेबर कर रहे हैं। और डेली वर्कर जो दिहाड़ी में काम करने वाले लोग हैं उनको जो पैसा मिल रहा है, वो जो काम कर रहे हैं वो भी काय में आएगा? वेज लेबर में। वेज लेबर के अंदर जो जॉब्स हैं, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर की हो या फॉर्मल सेक्टर की हो, उसको हम जनरली जॉब्स के नाम से जॉब्स कहते हैं, है ना। हम जनरली जो जॉबलेस ग्रोथ है वो किस फील्ड में चाहते हैं? फॉर्मल सेक्टर में चाहते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो जॉब है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में एग्रीकल्चर में खूब है ना, लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, है ना। डेली कैजुअल लेबर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो जॉब बढ़ नहीं रही है वो किस फील्ड में नहीं बढ़ रही है? फॉर्मल सेक्टर में। रेगुलर सैलरीड क्लास वाला जो सेक्टर है उसमें जॉब्स नहीं बढ़ रही है और यहीं पर हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। तो जॉबलेस ग्रोथ की जब बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? फॉर्मल सेक्टर के में बढ़ने वाली जॉब्स की बात की जा रही है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जॉबलेस ग्रोथ में कौन से जॉब की बात करेंगे? जो फॉर्मल सेक्टर के जॉब हैं। अब इंडियन इकॉनमी के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकॉनमी में है। एक तो ओपन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जो भी जॉब सीख कर रहा है उसके लिए कोई जॉब नहीं है। बहुत सारे ऐसे जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए जॉब नहीं होती है फॉर्मल सेक्टर में। और दूसरा जो इंडियन इकॉनमी फेस कर रहा है वो है हाई लेवल ऑफ कैजुअल जॉब्स। कई सारी ऐसी जॉब है जो कैजुअल जॉब्स है ना, टेम्परेरी बेसिस पे आपको रख लिया जाता है और फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और उसके बाद आपको 1 साल 1.5 साल बाद आपको वापस बाहर कर दिया जाता है। रेगुलर जॉब नहीं है ना, 9 to 5 जॉब नहीं है, आपके हर महीने सैलरी नहीं आ रही है। तो मैक्सिमम जॉब क्या है? कैजुअल जॉब्स है और सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब्स हो रही है। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में बता ही चुका हूँ, 50% वर्कफोर्स उसमें लगी हुई है। ये जॉब्स बेसिकली जो है इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइप है। क्यों है? क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी प्रीलिम्स में 2013 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इस सेशन के बाद मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर दिखाऊंगा, उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जनरली एग्रीकल्चर में होता है। ऑलरेडी 2 लेबर फैमिली के काम कर रहे थे 1 हेक्टेयर ज़मीन में और आउटपुट जो है 100 किलो चावल प्रोड्यूस हो रहा था। घर के 2 व्यक्ति और बाहर से आ गए क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही है। अब 4 लोग काम कर रहे हैं और अभी भी 100 किलो चावल ही प्रोड्यूस हो रहा है। पहले 2 लोग कर रहे थे 12-12 घंटे, अब 4 लोग कर रहे हैं 6-6 घंटे जॉब। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है
वो क्या है, ज़ीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, ज़ीरो। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है ये समझ लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो लेबर एक्स्ट्रा हमने एम्प्लॉय किए हैं वो कितना आउटपुट ऐड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मतलब मैंने पहले से जो भी प्रोडक्शन चल रहा था वो हम कर रहे हैं, ठीक। 100 किलो चावल हो रहा था, 2 लोग 100 किलो चावल प्रोड्यूस कर रहे थे, अब एक और आदमी को एक्स्ट्रा रखे हमने, तो अब चावल अगर 110 किलो हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी होगी, 10। लेकिन अगर अभी भी 100 ही किलो हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी होगी, 0। जो एक्स्ट्रा लेबर जुड़ा उससे जो आउटपुट आ रहा है वो अभी भी 0 आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है, 0 होती है। अब बात करते हैं, अब हमने दोनों चीज़ें समझ ली कि इंडियन इकॉनमी में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है और इंडिया के जो जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें जॉब, कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं, जो सैलरीड जॉब है। अब रीजंस के बारे में समझते हैं कि इंडिया में जो है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉर्मल जॉब्स क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। उसके लिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टिपिकल हो सकता है, इसको समझने का ट्राई करिएगा। लेबर डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेबर डिमांड अगर हाई होगी तो जॉब्स ज़्यादा होगी, इतना तो समझ में आता है। तो लेबर जो डिमांड है वो आउटपुट फर्म एबल टू सेल, इसके ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए मेरा फर्म है, अगर मैं ज़्यादा जो है बेच पा रहा हूँ अपना प्रोडक्ट तो मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और प्रोड्यूस ज़्यादा करना पड़ेगा तो मुझे इनपुट ज़्यादा लगेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, प्लस मुझे लेबर भी ज़्यादा लगेंगे। तो लेबर ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर डिमांड बढ़ेगी। तो लेबर डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, आउटपुट के फर्म के ऊपर जो वो बेच पा रहा है, ठीक। अगर हम देखें y इज इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ k और l, यहाँ पर y क्या है, आउटपुट, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का ट्राई करिए। y क्या है, आउटपुट। किसी भी फर्म का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, a के ऊपर। a क्या है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ k और l। k है कैपिटल, जो प्लांट मशीनरी उसने लगाया, और l है लेबर। समझ में आया क्या। अगर आप देखें तो आउटपुट कैसे बढ़ाया जा सकता है, या तो आप टेक्नोलॉजी बदल दो, सडनली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ना। पहले स्पिनिंग व्हील से चला रहे थे, या फिर पहले अपन किससे बनाते थे, शर्ट्स वगैरह, जो चरखा है उससे, और सडनली फैक्ट्री सिस्टम आ गया तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, प्रोडक्शन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो टेक्नोलॉजी चेंज कर दो तो आउटपुट बढ़ जाएगा। या फिर टेक्नोलॉजी सेम है, अगर आप लेबर बढ़ा दो, है ना, इनपुट लेबर बढ़ा दो तो भी आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ए और के दोनों कांस्टेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी और जो कैपिटल हमने लगा रखी है अगर दोनों कांस्टेंट है तो वाई किस पे डिपेंड करेगा, लेबर पे डिपेंड करेगा। अगर लेबर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेबर डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ेगा, और अगर आउटपुट बढ़ता है तो लेबर डिमांड बढ़ेगी। इतना समझ में आ गया आपको कि आउटपुट बढ़ने से लेबर डिमांड बढ़ेगी, ठीक। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ये। दूसरा क्या है, y इज इक्वल्स टू ए फंक्शन के एल। अगर k और l कांस्टेंट हो जाए, ठीक, k और l कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, a के ऊपर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर। अगर मान लीजिए वही सिमिलर बात है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी आने लगी तो क्या होगा, तो हमारा आउटपुट बढ़ने लगेगा। आउटपुट बढ़ेगा और बिना इनपुट को चेंज किए, बिना लेबर को चेंज किए और बिना कैपिटल को चेंज किए, जो मशीनरी अभी भी है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बदल जाएगी। तो टेक्नोलॉजी के बदलने से आउटपुट क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो आउटपुट दो तरीके से बदल सकता है, एक तो आप टेक्नोलॉजी बदल दो, दूसरा आप लेबर को इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी या फिर लेबर इंक्रीज़ होगा तो आपका आउटपुट बदलेगा। समझ में आया क्या। अब क्या होता है, जब कोई भी फर्म होता है इनिशियली उसके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो बहुत सारे लेबर रखता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हाई होता है, बहुत सारे लेबर रखेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, और जब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो वो क्या करता है, जो अपनी टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की उसे बदलता है और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लाना शुरू करता है। जब वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगाना शुरू करेगा तो जो क्या होगा, वो बेसिकली लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। जब एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लाएगा तो लेबर जो इनपुट है वो कम लगेंगे और लेबर की जो डिमांड है वो कम होगी,
समझ में आया क्या? तो जब भी दूसरा वाला केस होगा, आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो जो लेबर की डिमांड होगी वो डिक्रीज़ होगी। वहीं अगर आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सेम है, कैपिटल सेम है, तो लेबर की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं, एक एक टर्म है इकॉनमी ऑफ स्केल। ठीक है, जनरली क्या होता है, कोई भी कंपनी फर्म शुरुआत करता है तो वो इकॉनमी ऑफ स्केल नहीं रीच कर पाता, धीरे धीरे रीच करता है। इकॉनमी ऑफ स्केल का मतलब रहता है जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी वो मिनिमम कॉस्ट को अचीव कर ले और मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव कर ले, है ना। जितनी कैपेसिटी है उस प्लांट की जो उसने लगाया है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को वो धीरे धीरे अचीव करता है। शुरुआत में लेबर बहुत ज़्यादा रखेगा, उसके बाद जब वो प्रॉफिट अर्न करने लगेगा तो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी रखेगा, से उन्हें रिप्लेस करेगा, लेबर की डिमांड थोड़ी यहाँ कम हो जाएगी और जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेगा उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा, प्रोडक्शन हाई होगा और आउटपुट, इनपुट उतना ही है, आउटपुट बढ़ रहा है और इनपुट सेम है। आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट सेम है, तो पहले इनपुट की कॉस्ट 100 थी और आउटपुट भी 100 था, तो टोटल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 1 रुपये आ रही थी। अब आउटपुट जो है कितना हो गया? 200। इनपुट की कॉस्ट कितनी हो गई? अभी भी 100 ही है। तो अभी क्या हो रहा है, आपका जो कॉस्ट होगी हमारे आउटपुट की वो कितनी हो जाएगी? 50 पैसे। समझ में आया क्या? तो आउटपुट की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। अब जब आउटपुट की कॉस्ट कम होगी तो इस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। समझ में आया? तो इकॉनमी ऑफ स्केल अचीव होने के कारण जो लेबर डिमांड होती है वो भी कम होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए। और लेबर और इकॉनमी ऑफ स्केल कैसे अचीव हो सकती है? जब आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हो, जब आप लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करते हो अपने फर्म में। ठीक, अब बात करते हैं जीडीपी के टर्म्स में और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के टर्म्स में। क्योंकि हम लोग जीडीपी को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम जानते हैं, और हम लोगों को जॉबलेस ग्रोथ जीडीपी के टर्म में ही बताना है कि जीडीपी इतनी बढ़ रही है लेकिन जो जॉब है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है? तो जीडीपी तो हम जानते हैं ग्रोथ ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट चेंज हो रहा है, जितनी भी ग्रोथ हो रही है उस पर, है ना, आउटपुट प्रोडक्शन में जितनी ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है? ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, हर वर्कर कितना आउटपुट ग्रो कर रहा है पर ईयर। ये मान के चलिए आप कि जीडीपी बढ़ी 7% से और प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है लेबर की, ये चीज़ें बड़ी डिपेंड करती है, एक दूसरे से काफ़ी लिंक्ड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में कितना आउटपुट हर वर्कर जो है हर साल बढ़ा रहा है अपना। ठीक है, पहले मान लो किसी साल में उसने, एक वर्कर का आउटपुट है पूरे साल भर का 100 प्रोडक्ट बनाना, और अगले साल अगर वो 10 प्रोडक्ट बढ़ा रहा है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अगर वो 90 अगले साल उसका आउटपुट होता है पूरे साल भर का तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ होगी, और अगर 100 ही रहती है साल भर में और नेक्स्ट ईयर भी, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टैग्नेंट होगी और चेंज नहीं होगी। अब हम जीडीपी और प्रोडक्टिविटी के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ जीडीपी वीकली लिंक्ड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अगर जीडीपी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से लिंक्ड नहीं है तो क्या होगा? जो वाई है, वाई मतलब हमारा आउटपुट, आउटपुट मतलब जीडीपी ऑब्वियसली, है ना। जो वाई है अगर मैं डेल्टा वाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। डेल्टा एल कर दूं तो हमारे क्या आ जाएंगे? चेंज इन लेबर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, और ये चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक, हमारी जो अभी हमने बात करें, जो चेंज इन टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है? लेबर डिमांड को रिड्यूस करती है। और जो हमारे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, या फिर लेबर डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? जब भी आउटपुट बदलता है, जीडीपी चेंज होती है, तो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो टेक्नोलॉजी बढ़ जाए या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। अगर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? नहीं बढ़ रही है, वीकली लिंक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब, अगर प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट पर वर्कर किसी भी समय में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, मतलब आउटपुट पर वर्कर, मेरे फॉर्म में 5 एम्प्लॉय थे जो कि 500 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, और इनकी प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं हो रही, और मेरा आउटपुट कितना हो गया? 550। या तो क्या होगा? या तो मैंने टेक्नोलॉजी चेंज करी होगी, या फिर मैंने जो लेबर होगा 1-2 लेबर एक्स्ट्रा रखे होंगे। समझ में आया? इसका मतलब
अगर प्रोडक्टिविटी नहीं चेंज होती है तो क्या होता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा लेबर रखना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर वाई बढ़ेगा और वीकली लिंक होंगी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और जीडीपी में लिंक बिल्कुल नहीं होगा, तो एल मस्ट इंक्रीज। मतलब जीडीपी बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट 100% बढ़ेगा अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नहीं बढ़ती है तो। समझ में आया क्या? अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो आउटपुट पर वर्कर है वही बढ़ गया, तो जीडीपी जो बढ़ रही है वो हो सकता है ये 5 लेबर मिलके ही बढ़ा दे, है ना। जो एक्स्ट्रा 50 प्रोडक्शन किया गया है ये 5 लेबर मिलकर ही प्रोड्यूस कर दें तो भी जीडीपी बढ़ेगी। तो हमारे को लेबर की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो अगर लेबर ऑफ प्रोडक्टिविटी वीकली लिंक होती है जीडीपी से, तो 100% जीडीपी आप जब भी बढ़ाओगे तो क्या होगा? लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंडिया का केस क्या है? इंडिया के केस में ये है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो जीडीपी से बहुत स्ट्रांगली लिंक है। अब जीडीपी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक होने के कारण क्या होता है? वाई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो 500 आउटपुट 5 लेबर प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक, वो अब उनने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, 550 जो है आउटपुट करने लगे वो प्रोड्यूस, तो जीडीपी कितने से बढ़ गई? 50 से बढ़ गई। यहाँ जीडीपी बढ़ रही है लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? हमें एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की ज़रूरत है क्या? यहाँ पर नहीं है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेबर डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। और लेबर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो जो ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ेगी क्या? नहीं होगी। और इस ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, और जो कि इंडिया का केस है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। इन लोगों ने एक जो पेपर, जो पर्टिकुलर ऑथर हैं उन्होंने क्या किया है, एक रिसर्च पेपर लिखा था, पब्लिश किया था, ठीक है। उसमें कुछ इन लोगों ने टेक्निकल टर्म यूज़ किए हैं, वो आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। द एक्सटेंट टू विच लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रिस्पॉन्ड टू द आउटपुट ग्रोथ रेट इज रिफ्लेक्टेड बाय व्हाट इज टर्म्ड एज कैल्डोर-वेल्डुरन कोफिशिएंट, ठीक है। तो कैल्डोर-वर्डुरन कोफिशिएंट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, ऐसे करके आपको प्रीलिम्स में अगर गलती से आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट और आउटपुट से रिलेटेड है ना। बेसिकली जॉब से रिलेटेड है, लेबर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है और जीडीपी से रिलेटेड है। ये टर्म को लिख लेंगे और किससे रिलेशन है ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, इसमें इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है। ऑब्वियसली इंडिया की जो जॉबलेस ग्रोथ है उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो सीधे सीधे यहाँ यही बताया जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो लेबर प्रोडक्टिविटी के कारण बढ़ रही है, लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो इंडिया को जीडीपी जो हम बढ़ा रहे हैं उस पर तो फोकस करना है, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे भी फोकस करना चाहिए। एक सेपरेट पॉलिसी होना चाहिए जो कि जीडीपी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, टू द एक्सटेंट फर्म इन इंडिया फाइंड इट ईजियर टू ऑटोमेट ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्ड लेबर। बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो कि मशीन यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि स्किल्ड लेबर की कमी है। अगर हम लोगों को स्किल प्रोवाइड करें, बेहतर तरीके का एजुकेशन दें, स्किल गैप को ख़त्म करें, तो क्या हो सकता है, ये सारे जॉब्स क्रिएट की जा सकती है। और साथ में सरकार को जो है डायरेक्टली जॉब भी क्रिएट करनी चाहिए, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर करके, जो कि सरकार कर भी रही है मनरेगा जैसे में। लेकिन फॉर्मल जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है ना, टीचर्स की ज़रूरत है, और भी ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक जॉब क्रिएशन भी किया जा सकता है। सिविल सर्विस वाली जॉब भी क्या है, एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर की जॉब ही है, ठीक। अब बात करते हैं कि इंडिया ये सारी चीज़ें करने के लिए इंडिया को क्या लगेगा। अगर डायरेक्टली सरकार एक्सपेंडिचर करती तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, है ना, और पैसे कहाँ से आएंगे, अननेसेसरली उसे डेट लेना पड़ेगा। और जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, ऑलरेडी इंडिया को 9% फिस्कल डेफिसिट ऑलमोस्ट है, तो इस सिचुएशन में तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इंडिया को जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। जो एग्जम्पशंस हैं उसको और कम करो, जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको बढ़ाओ, और जो कंप्लायंस है उसको बढ़ाओ, ताकि इंडिया ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके और
पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर चुके हैं। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, अगर नहीं आया है तो आप लोग अपने डाउट्स जो है कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें एक्सप्लेन करने का। हमारा लास्ट आर्टिकल है द चेंजिंग इंडियन विलेज। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। GS3 मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज से रिलेटेड चीज़ों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। ऑब्वियसली ये डेटा बेस्ड आर्टिकल है तो ऐसे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एज एन आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं इंट्रो में, जो आप जनरली केस स्टडी देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो केस स्टडी है वो 2 गांव की है, 2 विलेज की है। कौन कौन सी? पालाकुरुची इन तमिलनाडु की और पालनपुर इन यूपी की। पालनपुर की कहानियाँ तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, NCERT में भी ऐसे चैप्टर हैं जिसमें पालनपुर का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। क्यों स्पेशल है? ये 2 ऐसे विलेज हैं जिसका 1900 से 2019 तक कई बार स्टडी की गई है। इसका मतलब क्या है, 1900 में इस विलेज की क्या सिचुएशन थी और 2019 में क्या बदलाव हुए हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो इंडियन विलेज है वो किस तरीके से बदल रहा है, ये सिर्फ 2 ही जगह पे आप स्टडी करके पता कर सकते हैं, क्योंकि 1900 का डेटा पालनपुर का भी है और पालाकुरुची का भी है। उससे रिलेटेड जो डेटा आया है उसको हम स्टडी करेंगे। बाकी जो चीज़ें दी हुई है वो उतनी इम्पॉर्टेंट है नहीं। क्या है फाइंडिंग्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पालाकुरुची की बात करें तो ये लोअर कावेरी डेल्टा एरिया में जो है बसता है और इसे हिस्टोरिकली राउस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। जब मैट्यूर डैम बना, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ तो यहाँ पर जो है इरिगेशन फैसिलिटी पहुँची और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा और लोगों की इनकम बढ़ी। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और राइस वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन राइस वैरायटी प्रोड्यूस होने लगी और 2 क्रॉप्स एक ही ईयर में प्रोड्यूस करने लगे। लोगों की इनकम बेहतर होती चली गई मिड 1960 से 1980s में। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो इल इफ़ेक्ट्स है वो आने लगे। प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो गई, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ होने लगा, सॉइल डिग्रेडेशन होने लगा और वो सारी चीज़ें भी होने लगी। वाटर की जो वो है, वाटर की अवेबिलिटी वो भी कम होने लगी। जो मेट्रो रिजर्वायर है ना, वो वाला जो कावेरी वाटर इशू है उसके कारण काफ़ी समय से वाटर डेफिशिएंट रहता है तमिलनाडु का ये एरिया। तो यहाँ पर अब एग्रीकल्चर जो है उतना वायबल नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है। इसमें हम देखें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी हमें चेंज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्या इस स्ट्रक्चर बदला है? 1983 के सर्वे के हिसाब से 85% ऑफ कालारुचीज वर्क फोर्स एंगेजिंग इन फार्मिंग, वेदर लैंडलॉर्ड, कल्टिवेटर और लेबरर। 85% लोग जो है 1983 में एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। बाद में ये धीरे धीरे गिरते चला गया। 2019 के सर्वे के हिसाब से केवल 43% लोग अब यहाँ के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे छोड़ चुके हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। अ सिमिलर ट्रेंड ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर हैज़ बिन सीन इन पालनपुर सर्वे। सिमिलर हमें पालनपुर सर्वे में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर 2 अलग अलग जगह के चीज़ों गांव में सेम फाइंडिंग्स आ रही है तो हम जनरलाइज कर सकते हैं और बाकी इंडिया के रूरल विलेज में भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन हम जनरलाइज तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सिमिलर चीज़ हो रही है। अगर देखें तो जो एग्रीकल्चर है ना, उसमें उसकी जो वर्क फोर्स है धीरे धीरे कम हो रही है। जो नॉन फार्म मेल वर्क फोर्स है विलेज की वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी देखें 2022 में तो 56% है और पहले जो है कितनी थी, 7.9% के आसपास थी 1983 में, ठीक है। 7.9% से 56% हो गई है हमारी क्या, नॉन फार्म वर्क फोर्स, ठीक है। नॉन फार्म वर्क फोर्स इस पर्टिकुलर पालनपुर गांव की, ठीक। बोथ पालाकुरुची एंड पालनपुर टेस्टिफाइड टू रूरल इंडिया इन बिकमिंग लेस एग्रीकल्चर, ठीक है। दोनों ही क्या टेस्टिफाई कर रहे हैं कि जो रूरल इंडिया है वो लेस एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो हमारी फर्स्ट फाइंडिंग क्या हो रही है, जो इंडिया के रूरल एरियाज़ हैं वो लेस एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हो रहे हैं। नॉन फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग अब नॉन फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, डिक्लाइनिंग पावर ऑफ ट्रेडिशनल अपर कास्ट लैंड होल्डर्स, ठीक है। जो अपर कास्ट लैंड होल्डर थे उनकी जो पावर है, डोमिनेटिंग पावर, वो कम हो चुकी
चुकी है। 1983 का सर्वे देख लें तो जो डोमिनेटिंग नायडू कम्युनिटी थी उनका कितना परसेंटेज था पॉपुलेशन में, 6.5%। और कितनी ज़मीन ओन करते थे, 86%। 2019 की बात करेंगे तो कितनी ज़मीन ओन कर रहे हैं वो, केवल 30%, है ना। 86 से सीधे कितना पहुंच गया, 30। और उनकी पॉपुलेशन अगर देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। एब्सोल्यूट टर्म में उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई है और उनका जो लैंड ओनिंग थी वो क्या हो गई है, और कम हो चुकी है। तो इनका जो डोमिनेशन है धीरे धीरे वो कम हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ था, नायडूज बेसिकली इतना डोमिनेंट क्यों बने थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन लोगों को बहुत बेनिफिट मिला, है ना। ट्रेडिशनली ज़्यादा ज़मीनें थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन में और सरप्लस हुआ, इन लोगों ने जो सरप्लस था उसे इन्वेस्ट किया, उससे और ज़मीन खरीदी, और उसके बाद फिर जो है ये धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर से बाहर चले गए, एजुकेशन में चले गए, और अब यहाँ पर एग्रीकल्चर करते भी नहीं है, मूव आउट ऑफ विलेज हो चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें कि तो कौन कौन सी कास्ट है ना, जो डिक्लाइन हुआ है नायडू का डोमिनेंस, उसके साथ जो मिडिल कास्ट है वो उनका राइज होता दिख रहा है, ठीक है। किसका राइज हुआ है, पदयाची और वनियार, ये जो मिडिल कास्ट है उसके मेंबर का लैंड का परसेंटेज बढ़ा है। 4.1% लैंड थी इनके पास 1983 में, अब बढ़ के 27% के आसपास हो गई है, और कम्युनिटी की पॉपुलेशन भी इसकी इंक्रीज़ हुई है। और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो दलित का है। दलित की जो ऑनरशिप है उस विलेज में, है ना, जो तमिलनाडु का विलेज है उसमें कितनी थी, केवल 0.4%, और अब बढ़ के कितनी हो गई, 33%। और पॉपुलेशन भी एब्सोल्यूट नंबर में क्या हुई है, बड़ी है। तो दलित का जो लैंड ऑनरशिप है वो इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रही है। पालमपुर में भी सिमिलर चीज़ देखने को मिल रही है। जो डोमिनेंट अपर क्लास ठाकुर हैं उनकी सुप्रीमेसी कम हो रही है, मिडिल कास्ट वाले लोगों की सुप्रीमेसी या फिर उनका लैंड ओनिंग बढ़ रही है, इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। हालांकि दलित लोगों का देखेंगे तो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है यूपी में, है ना। तो अभी भी जो यूपी एरिया है उसमें दलित लोगों को उतना एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है जितना बाकी स्टेट्स में हो रहा है, ठीक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइंडिंग्स हो जाएगी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन बोथ पालाकुरुची एंड पालनपुर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय अपर कास्ट लैंड विच डिफाइंड द ओल्ड एग्रेरियन रिजीम नो लॉन्गर एक्सिस्ट। अब पहले जैसे इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन जो होता था पहले, है ना, इंडिपेंडेंस के पहले और इवन बाद में भी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता दिख रहा है। ये ओल्ड एग्रेरियन रिजिम में हुआ करता था, न्यू एग्रेरियन रिजिम में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। इससे हम कुछ टेक अवे भी ले सकते हैं, चूँकि जो रूरल इंडिया है वो लेस एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हो रहा है, तो हमें इंश्योर करना है वहाँ पर जो लैंड है उसमें कल्टीवेशन ज़रूर होता रहे, है ना। तो बेहतर टेनेंट्स लॉ बनाने की ज़रूरत है, बेहतर लीजिंग लॉ बनाने की ज़रूरत है, बेहतर रेगुलेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जो चेंज हो रहा है विलेज स्ट्रक्चर उसके हिसाब से। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ये केस स्टडी आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में, ठीक है। प्लीज़ आप ऐसे में जो है ऐसे के हिसाब से इसको लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली लिख सकते हो आप। बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा ये आपके इंट्रोडक्शन को। आपका ऐसे का प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।